मुझसे, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। ये एक कब्रगाह भी है, ये निशानी ये मोहब्बत एक कब्रगाह भी है। फैज साहब आ गए हम। सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूँ काव्य संध्या कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग में। इसे संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स मार्केटिंग एंड जर्नलिज्म से जुड़े बहादुर खान कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एलुमनाइज और स्पोर्ट्स क्रीड़ा। इसकी अध्यक्षता सानिध्य कर रहे हैं हिंदी के पूरी शताब्दी जीने वाले साहित्यकार आदरणीय गुरुवर रामदरस मिश्र जी। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं ओम निश्चल जी और पिछली 34 कड़ियों से इसका संयोजन कर रही हैं प्रोफेसर स्मिता मिश्र। संचालन की पत्रिका ओम निश्चल जी की ओर बढ़ाने से पूर्व अपनी एक गजल आदरणीय गुरुवर चरणों में निवेदित करता हूं कि स्वागत। मैंने किस्मत कई तरह से आजमाई है, मैंने किस्मत कई तरह से आजमाई है, गई रूट एक बार लौट फिर ना आई है। जो मेरा कत्ल करके गया था घर से, जो मेरा कत्ल करके गया था घर से, सुनते हैं कि सरकार का जमाई है। क्या बात है। कल हुआ था सवेरा मेरे कासे, कल हुआ था सवेरा मेरे कासे में, आज फिर रात उतर आई है। कैसे ये सर्दियों की अब रात कटेगी, कैसे ये सर्दियों की अब रात कटेगी, ना अपने पास है लिबास ना रजाई है। वाह, अपने पास है लिबास ना रजाई है, बेबस जहां रहता कल खुदा खुद ही, बेबस जहां रहता था कल खुदा खुद ही, आज वही चल रही खुदाई है, खुदाई है। इन्हीं अशारों के साथ मैं संचालक की पदभार आदरणीय ओम निश्चल जी की ओर बढ़ाता। आदरणीय ओम निश्चल जी। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी इस खूबसूरत प्रस्तावन के लिए और आपकी गजल के लिए भी। कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग जिसकी 34वीं कड़ी में हम प्रवेश कर रहे हैं और आज हमारे सुधी कवियों के सानिध्य में है डॉक्टर रामदरस मिश्र जी। हमारे वरिष्ठ कवियों में जो आमंत्रित कवि हैं जयप्रकाश करदम जी, आज वे हमारे आमंत्रित कवि हैं, हिंदी के वरिष्ठ कवि हैं। इसके अलावा इसमें जैसा कि मैंने कहा विभिन्न पीढ़ियों के कवि होते हैं जो हम जिन्हें बुलाते हैं और अहमदाबाद से डॉक्टर रंजना अरगड़े जी जुड़ी हैं जो कि हिंदी जानी मानी कवियत्री हैं, शमशेर की प्रमुख अध्येता हैं, निबंधकार हैं और कथाकार भी हैं और अहमदाबाद में प्रोफेसर भी रही हैं गुजरात विश्वविद्यालय में। उनका स्वागत और अभिनंदन। इस काव्य संध्या से एक युवा पीढ़ी के कवि जुड़े हैं, वसु गंधर्व, सबसे छोटी वय के लगभग 21 साल के हो रहे हैं, 20 के हो चुके हैं ऐसा मुझे लगता है और बहुत अच्छी कविताएं करते हैं जी। और हमारी एक आमंत्रित कवयित्री संध्या नवोदिता हार में आने के कारण हमने उन्हें मुक्त किया है, हम उनसे मिलेंगे। लेकिन आज का जो कवि समवाय है, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हमारे कवि मंडल में विभिन्न उम्र वर्ग के कवि होते हैं, विभिन्न अनुभव, संवेदना, कथ्य और विचार के कवि होते हैं और ये वो मंच है जिसमें विचार, हर भाव, हर संवेदना बड़े विचार में है, बहुत और जो जीवन की पारिवारिक प्रश्न है उनसे और कविता कभी किसी परिसीमन में नहीं बनती। विचार वो कवि के विचारों का आलोक होती है, किसी कोरस का स्वर नहीं होती, इसके स्वर बिल्कुल अलग और अपने गुणसूत्रों के साथ
एक दूसरे से अलग होते हैं। आज के एक लंबी पारी राजनीति से उठते सवालों से मुठभेड़ किया है और जो जीवन के रंग वर्ण विचार बहुत अच्छे अनुवादक भी हैं वे यहाँ पर हैं। रंजना अरगड़े जी का नाम मुझे लगता है कौन नहीं जानता। जो भी शमशेर को जानता है उन्हें जानता है, जो उन्हें जानता है वो शमशेर कवि कद को छोटा करना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मूलतः वे बहुत अच्छे अध्यापक हैं। ऐसे एक बड़े कवि को अपने साथ रखना, उसकी छत्र छाया में अपनी रचना को सींचना, पल्लवित करना, अपने परिवार का अंग बनाना, ये रंजना जी ने बड़ा काम किया है। ये मुझे याद है कि उन्होंने ऐसी कोई बात कही थी जिसका आशय लगभग यही था, शब्द कुछ दूसरे थे। वे आज यहाँ पर है। वसुगंधर्व, जैसा कि मैंने कहा कि केवल जुड़े हुए परिवार संगीत को समर्पित, वसुगंधर्व संगीत सीख रहे हैं और संगीत में निष्णात भी हैं। कविता और लय का जो ताना बाना है उससे बड़े सुपरिचित हैं। लेकिन नई कविता फॉर्मेट में उनकी कविताएं चिंतन, संवेदना और भावधारा का एक अजस्र प्रवाह लिए हुए चलती। जब आप उन्हें सुनेंगे लगेगा कि कुछ अलग एक भागीरथी बह रही है इस छोटी वय के कवि के मुख से, कंठ से। तो ये आज का कवि समवाय है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत जैसा कि परंपरा से हम इसे करते आ रहे हैं, हमारी जो कवि परंपरा है यहाँ की, वेद मित्र शुक्ल जी जो अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में, वे मंगल ध्वनि से इसकी शुरुआत करते हैं। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल से वे बांसुरी वादन के साथ मंगल ध्वनि प्रस्तुत करें। स्वागत। मंगल ध्वनि। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार माता जी को, गुरुवर रामदास मिश्र जी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे साथ कई दिनों के बाद आदरणीय जयप्रकाश करदम जी को भी देख रहा हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। हमारे साथ में रंजना जी हैं और वसुगंधर्व जी हैं। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है। आज की इस काव्य संध्या में ये चिर प्रतीक्षित काव्य संध्या हो गई, क्योंकि एक पिछले संडे को हम लोग मिल नहीं पाए। तो गुरु जी को फिर से प्रणाम। और एक संत कवि है अपने रैदास जी, तो आज वो मुझे याद आ रहे हैं और बहुत प्यारी सी रचना है उनकी, महत्वपूर्ण, बहुत ही चर्चित रचना है। तुम चंदन हम पानी, देखिएगा कैसे।
बहुत बहुत जी, बहुत धन्यवाद इस मंगल ध्वनि के लिए। और आज की जो कवि संध्या है, जैसा कि आप सबको ये विदित हो कि कोरोना के संकट से उबरने के लिए रचनात्मक रूप से रामदास जी सक्रिय रहें और विभिन्न कवि पीढ़ियों से संवाद करते रहें। मिलने जुलने का जो आभासी कार्यक्रम है वो भी जारी रहे जीवन के अनिवार्य कार्यक्रम की तरह। प्रोफेसर स्मिता मिश्र ने इसी उद्देश्य से इस गोष्ठी का आयोजन किया कि वे लोगों से मिलें, लोगों से बतियाएं, संवाद करें और कुछ अपनी रचनाएं भी सुनाएं और दूसरों की भी सुने। और इसी उद्देश्य से आज ये 34वीं कड़ी है और इसमें सभी धारा के जो बेहतरीन कवि हैं, जो आवाजें हैं साहित्य की, वे यहाँ पर आती हैं और अपनी रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत करती हैं और बहुत ही आनंद से हम लोग उसे सुनते हैं, बहुत ही फुर्सत से कहा जाए तो आज की जो शुरुआत है हम वसु गंधर्व से करना चाहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी हिंदी कविता की युवा पीढ़ी की सबसे कम उम्र की आवाज है ये, लगभग 21 के में उन्होंने प्रवेश किया है वसु गंधर्व, जिनको कि अपने परिवार से भी साहित्यिक सीख मिली है, उन्हें संगीत की शिक्षा मिली है, वे संगीत सीख रहे हैं। पिता आनंद बहादुर जहाँ पर हैं, वे एक विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार हैं रायपुर में वे हैं और अपने पुत्र को इस तरह से संगीत, साहित्य, कला और अपनी परंपराओं से जोड़े हुए हैं। और इस कवि को बहुत पहले जब मैंने पढ़ा किसी पटल पर और मैंने किसी पत्रिका में इन्हें प्रस्तुत करने का आग्रह किया तो उन्होंने कविताएं भेजी और मैं ये देख के हैरत में था कि जो कविता की परिपक्वता होती है, जो कि भाषा और संवेदना के साहचर्य से प्रकट होती है और जिसमें कि चिंतन और संवेगों का जो सामंजस्य है, जो संतुलन है, वो इतना सुगठित है, ये कैसे संभव है। लेकिन इतनी छोटी उम्र में जैसे उन्होंने संगीत को साधा है, वैसे कविता को साध रहे हैं। बीए द्वितीय वर्ष कि किसी विद्यार्थी की बौद्धिक उम्र बहुत कम होती है, लेकिन उसकी संवेदना की जो उम्र होती है वो एक बड़े कवि, परिपक्व कवि से भी मेल खा सकती है। तो ऐसे जो वसु की कविता है, दृश्यों के आर पार होती, खामोश गतिविधियों को निगाह में रखती है और एक ऐसे प्रति संसार में ले जाती है जहां असंख्य सपनों की उदासियां हैं, जहां एक खास तरह का जीवन सांस ले रहा है, खामोशी है, बंदूकों की आवाजें हैं और मतलब इस तरह से जो हमारे जीवन की हलचलें हैं, उसकी बारीक से बारीक पदचाप को पहचानने की कोशिश की। एक इनकी जो कविता मुझे बहुत पसंद आई, जिसको मैं ये चाहता हूं कि अपनी आवाज में प्रस्तुत करें, से आग्रह करूं, शोक गीत। आप देखें कि इसकी बनावट और बुनावट किस तरह से एक अच्छी कविता की शक्ल में हमारे सामने प्रस्तुत होती है और हमें सोचने के लिए विवश करती है। शोक गीत, वसु गंधर्व की कविता। यहां एक बंदूक की खामोशी है और सामूहिक शोक बिखरा है पन्नों सा। वसीयत में वे छोड़ जाएंगे पुरानी दराजें, जिनमें कुछ पुरानी चिट्ठियां पुराने धूल में लिपटी होंगी। एक बक्सा जिसमें अंतिम बार इस्त्री की गई कमीज पर चिपकी देह गंध इतनी पुरानी हो गई होगी कि उसे किसी भी साबुन से नहीं किया जा पाएगा साफ। दूर गांव में खाली मकान जिसमें अब कोई नहीं आता और जिसमें पूर्वजों की अधिक बहुत सी खाली जगह और पारिवारिक इतिहास लिखने पर एक किंवदंती। यहाँ एक बंदूक की खामोशी है और सामूहिक शोक बिखरा है पन्ना। से आग्रह है कि वे आएं और अपनी कुछ बेहतरीन कविताएं यहाँ पर सुनाएं। स्वागत और अभिनंदन वसु गंधर्व। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी जी स्वागत। क्या मैं आप लोगों को सुनाई दे रहा हूँ सर? बिल्कुल सुनाई दे रही है आवाज आप। सभी कवियों को मेरा प्रणाम और श्रोताओं को साधुवाद। आदरणीय रामदरेश मिश्रा जी को चरण स्पर्श
उनके सानिध्य में काव्य पाठ करना मेरे लिए बहुत ही सम्मान और सुख की बात है। ओम निश्चल जी का आभार कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं अपना पाठ शुरू करता हूँ। 4-5 कविताएं सुनाऊंगा। स्वागत स्वागत। ये पहली कविता का शीर्षक है संगीत। वो एक अक्षुण्ण फुसफुसाहट थी जो उसके कानों से होते गुजरते उसकी आंखों के खालीपन से, उसके हृदय की रेत में धंसते भीतर और उसकी देह के अंधेरे जंगल में दुर्गंध और वासनाओं के पुरों से होते उसकी रंध्र रंध्र में हुई व्याप। वो एक अक्षुण्ण फुसफुसाहट थी जो उसके कानों से होते गुजरते उसकी आंखों के खालीपन से, उसके हृदय की रेत में धंसते भीतर और उसकी देह के अंधेरे जंगल में दुर्गंध और वासनाओं के पोरों से होते उसके रंध्र रंध्र में हुए व्याप। उसके बाल हो गए सफेद, अंधेरों और उजालों की परतों को लपेटे वह भटकता रहा अपने एकांत के भीतर। संगीत आंतरिक से किसी पुराने जख्म सा फूटा बाहर, किसी दीमक सा कुरेदता गया उसकी स्मृतियों के भुसभुसे पन्नों को। छोड़ गया एक खोखली देह भरने को ऋतुओं के असंबद्ध गान, छोड़ गया एक खोखली देह भरने को ऋतुओं के असंबद्ध गान, छोड़ गया एक देह जिसमें किसी सांप सा रेंगता था धीमे से अपने उद्गम का मिथक, जिसमें किसी सांप सा रेंगता था धीमे से अपने उद्गम का मिथक। दूसरी कविता का शीर्षक है दीमक। जीवन में जो किताबें छूट गई थीं अपठित, उन्हें दीमक बनकर चाटने आते हैं मृतक। जीवन में जो किताबें छूट गई थीं अपठित, उन्हें दीमक बनकर चाटने आते हैं मृतक। अपनी निर्लिप्त तन्मयता में महसूस थे एक एक हर्फ, स्याही की एक एक बूंद, कागज का हल्का पीलापन उनके भीतर जन्मता एक वीतराग जो जोड़ता है उन्हें मराकशियों के देश की एक ठंडी सांझ से जहां इजाद हुआ था कागज। अपनी निर्लिप्त तन्मयता में महसूस थे वे एक एक हर्फ, स्याही की एक एक बूंद, कागज का हल्का पीलापन उनके भीतर जन्मता एक वीतराग जो जोड़ता उन्हें मराकशियों के देश की एक ठंडी सांझ से जहां इजाद हुआ था कागज। उनकी सदियों की स्मृति में जस की तस स्थित उनकी उंगलियों की प्राचीन उष्णता और कागज को पलटने की चटकती ध्वनि का संगीत जैसे रिसता जाता बाहर, जैसे जैसे किताब होती जाती है किताब। मनुष्यगत समय को पाट चुकी उनकी दृष्टि समझती प्रारंभ से कथा के आरंभ और अंत से उसकी समाप्ति के आडंबर का झूठ। मनुष्यगत समय को पाट चुकी उनकी दृष्टि समझती प्रारंभ से कथा के आरंभ और अंत से उसकी समाप्ति के आडंबर का झूठ। उनसे उधार ली हुई चुप्पियों से हम ढकते अपनी भाषा की देह के घाव और उठाते दुख के विकट क्षणों में कहने के लिए किताब से कोई सांत्वना का शब्द और हमें दिखती उतरी हुई खाली जगह। बहुत अच्छा, बहुत खूब। शुक्रिया। इसका शीर्षक है आगमन। जब आग के हाथ बेच चुके होगे अपना सब कुछ, जब आग के हाथ बेच चुके होगे अपना सब कुछ, देह के आधे हिस्से के बदले में मिलती होगी बचे हिस्से भर की नींद। जब आग के हाथ बेच चुके होगे अपना सब कुछ, देह के आधे हिस्से के बदले में मिलती होगी बचे हिस्से भर की नींद।
अस्तित्वमान होने के कथ्य को उकेरने के लिए दी जाती हो बस मृत्यु की भाषा, जीभ के गर्म रक्त को धधकते कागज पर टपकाने के सौदे में मिलता हो एक बूंद जल। अस्तित्वमान होने के कथ्य को उकेरने के लिए दी जाती हो बस मृत्यु की भाषा, जीभ के गर्म रक्त को धधकते कागज पर टपकाने के सौदे में मिलता हो एक बूंद जल। तब इस राख और कोहरे से ढके जर्जर में प्रवेश करना, तलाश लेना अपने हिस्से की सदियों से बची नींद और अपनी नग्न अपूर्णता को ढकने भर झूठ। तब इस राख और कोहरे से ढके जर्जर में प्रवेश करना, तलाश लेना अपने हिस्से की सदियों से बची नींद और अपनी नग्न अपूर्णता को ढकने भर झूठ। यह द्वार खुला है तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा में, भले ही यह प्रतीक्षा अनंत हो और तुम्हारे लौटने की बात एक मिथक। बहुत अच्छा। तीसरी कविता का शीर्षक है मैं जगता हूं। मैं जगता हूं अपनी पाषाण अनिद्रा में, नदी में बहते अंधकार से अपने हिस्से की रात ले जाने की प्रतीक्षा में। मैं जगता हूं सुबह की एक अलसाई कल्पना। मैं जगता हूं अपनी पाषाण अनिद्रा में, नदी में बहते अंधकार से अपने हिस्से की रात ले जाने की प्रतीक्षा में। मैं जगता हूं सुबह की एक अलसाई कल्पना में। जैसे लिखती है कोई उदास दोपहर धूप की दीवार पर अपना अधूरा स्वप्न, जगता हूं डायरी में अंकित किए सबसे बोझिल दस्तावेज। जगता हूं जैसे इन पुराने पेड़ों में जगता है अंधकार, जैसे शामों में जगता है पक्षियों के वापस लौट आने का स्वर। मैं जगता हूं जैसे आकाश में जगती है रात। बहुत अच्छा भाई बसु जी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। जी शुक्रिया। जब समय हो जाए तो बता दीजिएगा। जी बिल्कुल बताएंगे आप। इसका शीर्षक है सांझ। जी जी। यह अमिट रेखा चित्र आत्मा पर सांझ का है। यह उदासियों की बारीक सतही हर चीज पर, यह परास्त थके पंछी की अंतिम उड़ान का गीत, जिसे किसी मर्जी सा गाती है हवा। यह बूढ़े बाबा की अंधेरी भोर से लौट आती भरी धूल में सांझ की। यह अमिट रेखा चित्र आत्मा पर सांझ का है। यह उदासियों की बारीक सतही हर चीज पर, यह परास्त थके पंछी की अंतिम उड़ान का गीत, जिसे किसी मर्जी सा गाती है हवा। यह बूढ़े बाबा की अंधेरी भोर से लौट आती ध्वनि धूल में सांझ की है। यह सांझ का जंगली पुष्प है जो किसी भी मौसम में कहीं भी खिल जाता है अनायास, और सभी आवाजें एक बहुत बड़े सन्नाटे का हिस्सा हो जाती है। यह उसका संगीत है जो पहले बांस में से पहली हवा के गुजरने से बना था। यह आकुलता उसे सुनने वाले पहले मनुष्य की। यह पीली सुबह की कल्पना उसका स्वप्निल उन्माद है। क्या बात है, इसका स्वप्निल उन्माद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बस। इसका शीर्षक है तीर। किसी के अनावृत में ढलता है दिन का शोर, इसी की भाषा में रात बुदबुदाती है अपने अंतरतम स्वर। इसी के अनावृत घेरे में ढलता है दिन का शोर, इसी की भाषा में रात बुदबुदाती है अपने अंतरतम स्वर। एक विस्मृत संबोधन या एक पुकारू नाम की जर्जर खाल में लिपटी इसके मृत हो इस हवा और मांस बनती है प्रतीक्षाओं की। अपने ही रहस्यों के बोझ से यह टूटने को आती है बार बार, और बांट कर अपने रस्सियों की उष्णता इसे बचा लेती है कोई अन्य देह हर बार। इसका शीर्षक है नीलांबरी। जी। नीलांबरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग है, ज्यादा प्रचलित नहीं है। अच्छा। उसको सुन के जो भाव आए थे जी। लिखा था।
इस बक्से को नींद की भाषा में ही खुलना था। दूर से आती धीमी आवाजों का, इसमें बंद असंख्य घोड़ों की टापें अपने साथ ले जाएंगे मृतकों को किसी पुराने ग्रंथ में, जहां से संभावित हो सकेगा किसी ऐसी ही पीली शामों में होना था विलय। इस वक्त ऐसी ही पीली बिखर जाएंगे हवा में, जैसे अंतश्चेतना में तुम्हारी स्मृति के पलाश, और सांद्र हो जाएगा तुम्हारी अनुपस्थिति का संगीत, और वीरान हो जाएगा बूढ़े बाबा की आंखों में पसरा पुरखों के घर का गलियारा, जहां बीता होगा उनका बचपन, और देह के किसी उलझलूल सुनसान जंगल में भटकते हो जाएगा सबसे प्रेमिल स्पर्श। इसमें से निकला इतिहास भी अस्तमित हो जाए मिथकों में, हम इन पत्थरों की शिलाओं पर लिखेंगे अपने नाम। बहुत धन्यवाद बसु जी। इसमें से निकला इतिहास जी। हम इन पत्थरों की शिलाओं पर लिखेंगे अपने। बहुत खूब, बहुत खूब। कितनी महीन बारीक संवेदना है, जैसे संगीतकार ये तारों को बहुत आहिस्ता प्रस्तुत होना पड़ता है, तो कविता की और शाइयां हैं। अच्छी शुरुआत करने के लिए, और जैसा कि मैंने बताया, हाँ, बसु जी के साथ ये गीत का एक संग्रह रचना सवेरे प्रकाशित किया है, किसी रात की लिखित उदासी, उसको लोग पढ़ सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा संग्रह है, उसमें बहुत प्रथुल, लेकिन मुझे लगता है 20-25 कविताओं का वो संग्रह है, बहुत ही अच्छा संग्रह। 40 कविताएं। जी। और अब हमारे बीच डॉक्टर रंजना अरगड़े जी हैं। एक रिश्ता रामदृष्टि से बनता है, चूंकि अहमदाबाद और गुजरात में काफी समय रामदृष्टि ने बिताया, वहां उनके चाहने वाले अपार हैं, और इस तरह से वे आज भी बकही में उनको बताया है और खूब आया है। तो रंजना जी उन्हीं दिनों की सहयात्री हैं लगभग कहा जाए तो, और रंजना जी ने अपना पूरा जीवन लगभग गुजरात में बिता दिया। गुजरात अर्ध हिंदी भाषी क्षेत्र है, इसे सरकारी पारिभाषिकी में कहा जाए तो, लेकिन वहां पर हिंदी का परचम इन्होंने फहराया, और शमशेर को पढ़ने वाला व्यक्ति कितना बारीक संवेदन वाला होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। रंजना जी ने सबसे पहले अपनी रुचि की शमशेर के अध्ययन में की, अपने अध्ययन में की, और कवि, आलोचक, विवेचक, निबंधकार, उपन्यास संपादक, अनुवादक, शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक इन्होंने नवाचार किए विश्वविद्यालय के स्तर। लेकिन ये बात अलग है कि वे शमशेर का अध्ययन करती रहीं। कवियों का कवि शमशेर बहुत ही चर्चित किताब है, जिसे बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं। इनका निबंध संग्रह है भिनसारे में मालती, मधुमालती, अच्छा वो निबंध संग्रह है। बहुत सारी इन्होंने संपादन किया है, शमशेर की बहुत सारी कृतियों का संपादन किया, और अब तो रचनावली का ही संपादन किया है। तो इस तरह से शमशेर की रचनाओं के जीवन में इस तरह मौजूद हैं जैसे शरीर पर त्वचा। इसलिए जरूरी नहीं है कि मौजूद हो बच्चे कविता में भी। बच्चों के बिना अकल्पनीय है जीवन, जैसे त्वचाहीन देह, पृथ्वी की सतह ऊबड़ खाबड़। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मिश्र जी की स्थिति में, उनके सानिध्य में मैं इस आभासी मंच का, और बहुत बहुत शुक्रिया हो निश्चल जी का कि जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे हम घर में ही बैठे हुए हैं सब, और अपनी रचनाएं सुना रहे हैं।
बिल्कुल ऐसा ही समा है। हाँ, क्योंकि प्रायः ये आभासी मंच पर जब हम कहीं भी उपस्थित होते हैं तो एक तनाव सा रहता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे बस घर में बैठे हैं और हम कविताएं सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। मुझे इसलिए भी विशेष खुशी होगी। मैं आपको बताना चाहूंगी मिश्र जी कि अब कुछ ही समय में मेरा पहला कविता संग्रह आने वाला है। हाँ, क्या बात है, बहुत स्वागत और उसकी प्रतीक्षा अभी से ही। और मैं ये देख रही हूँ कि हमारे वसु गंधर्व जी जिन्होंने इतनी अच्छी कविताएं सुनाई, वो अपने उम्र के 21वें साल में अपना पहला संग्रह ला रहे हैं और मैं अपने 65वें वर्ष में पहला संग्रह लाऊंगी। तो यूं कविता के लेवल पर मैं वसु जी जैसी ही हूँ, ऐसा मैं मान सकती हूँ उम्र के हिसाब से। यानी उम्र भले ज्यादा हो, लेकिन कवियत्री के रूप में मैं अपने आप को नया ही मानती हूँ। खैर, मैं सबसे पहले अपनी कविता सुनाना चाहूंगी। माँ शीर्षक है उसका। जी, स्वागत। ये एक सीरीज है लंबी, उसमें से 2 कविताएं मैं सुनाऊंगी। जी जी। क्या कुछ हो रहा है, कभी अंधड़, कभी सन्नाटा, कभी मंद पवन की लहरियां। दूर, कितनी दूर चला गया हो मानो तुम्हारा मन हमसे, जबकि वह ठीक तुम्हारी आंखों में बैठा हमें देख रहा होता है। हमें हमेशा के बेखबर कौन सा कर्तव्य बोध निभा रहे हैं, कौन जाने। क्या बात है। फिर ये एक दूसरी कविता है। ये एक तरह से संवाद है माँ और बेटी का। जी जी। मुझे कब तक सिखाओगी कर्तव्य बोध, जब तक सीख नहीं लेती। यह सीखना कब तक चलेगा, जब तक सीख नहीं लेती। कब तक सीख लूंगी, जब तक सीख नहीं लेती। जीवन की आखिरी सांस तक मैं भी तो सीख ही रही हूं। खत्म नहीं होता है सीखना। सीखना समझ लेना है और समझना मुक्ति। किसकी किसकी मुक्ति, मेरी या तुम्हारी? मेरी और तुम्हारी। मेरी या तुम्हारी, मेरी और तुम्हारी। बहुत अच्छा। फिर एक इसी सिलसिले में एक कविता है। बेटियों में से झांकती हैं माएं, धीरे धीरे बड़ी होती है बेटियां। मां बनने तक बढ़ती हैं बेटियां। फिर माओं के चेहरों से झांकती हैं बेटियां। माओं के चेहरे लिए बेटियां मां की अधूरी इच्छाएं करती है पूरी। जो घाव लगे थे उनको सहलाती है उन्हें। बेटियां अपने घावों पर मां की यादों के लगाती है मरहम। भरते जाते घाव पीढ़ी दर पीढ़ी। बड़ी होती है बेटियां पीढ़ी दर पीढ़ी। खड़ी है बेटियां, कड़ी उन पर है सबकी नजर। अड़ी हर बेटी समय की चौपाल पर, हर नजर पर। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अड़ी और खड़ी का क्या बेहतरीन प्रयोग किया है आपने। धन्यवाद। फिर एक कविता है। ओ हे मेरी ईश्वर। पृथ्वी के भीतर बीचों बीच तपता है सूरज एक। पृथ्वी के भीतर बीचों बीच तपता है सूरज एक, और एक सूरज चमकता है आसमान में। एक भीतर और एक बाहर, इसी पर तो टिका है होना पृथ्वी का। और यूं होना हमारा जन जीव वनस्पति का। असह्य ताप और प्रकाश में जलते
इस दूभर जीवन को अपने शीतल प्रेम पूरित आंचल से जीवन क्षम और सह्य बनाती हो। ओ मेरी माँ तुम, मेरी पृथ्वी, ओ हे मेरी ईश्वर। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, वो कविता के बाहर तो आपने सुना दी है, इसलिए मैं वो नहीं सुनाऊंगी। फिर एक बहुत छोटी सी कविता है। जी। आंखों में लहराता है हरा भरा, हरा भरा। आंखों में लहराता है हरा भरा, हरा भरा। दूर दूर तलक हरा भरा, मन हरा भरा लहराता है दूर दूर तलक। भीगा है मन, भीगा है अंतर तक तर, अंतर तर तक तर मन भीगा है। भीगा मन छू जाता है दूर दूर तक, छू जाता है कोई भूली सी याद को, हरी भरी भीगी सी याद को। आंखों में लहराती है हरी भरी भीगी सी याद, आंखों में लहराता है लहराता है भरा भरा, हरा हरा। क्या बात है। फिर एक कविता है स्मृति और शोर। मेरी नींद से फिसल कर इस तरह मेरे सपने में दाखिल हुआ शोर, जैसे दरार से दाखिल होता है पानी सूखी बंजर जमीन में। घड़े के रिश्ते जल की तरह रिश्ता रहा शोर देर तक मेरे सपने में। चिपचिपी नींद में रात सारी कटती रही करवटों में लगभग। मेरी देह अंधेरे में डूबती लौ सी, कहीं कोई एक स्मृति भासित हुई सी। निराशा के सघन अंधकार में तारे से कुछ कम चमकदार नहीं थी। किसकी होगी वह स्मृति? जीवन की चुप्पियों में स्मृतियों का शोर बेचैन कर देता है। सपनों में रूपांतरित होती है बेचैनी, नींद को शोर में बदलते हुए। फिर एक कविता है असमाप्त करुणा। वही रक्त रंजित सूर्य घुलता उभरता अनादिकाल से बहते नदी नालों समुंदरों में, वन उपवन पहाड़ों पर अनवरत बरसता। समय के आईने पाटती रूबरू होती स्मृतियां, बदलते परिवेश संदर्भों में फिर लौटती है हकीकत बन। जमे हुए खून के कतरे फिर हरे हो बहने लगते हैं। शहर की गलियों सड़कों पर, गांव सीवान में, जंगल मैदानों में, खेत खलिहानों में लहलहाती खून की फसलें। रक्त रंजित सिंहासनों पर, सत्ता की धमनियों में, विचारों में, आचरण में, हृदय में छिपी असमाप्त घृणा में फिर जन्म लेती लोहित स्मृतियां। समय की धूल में दबी पदचाप फिर सड़कों पर जागती है, आहट देती है। नंगी पीठ पर भरे हुए जख्म फिर हरहराते हैं, चमकते हैं पराजय के रक्त रंजित निशान। वर्तमान की नफीस हत्याएं और गुम चोटें, टूटा बिखरा जनमन जीवन, असमाप्त करुणा शामिल हो जाती है शताब्दी से संचित स्मृति कोश में, घुल जाती है रक्त रंजित सूर्य में जो हर सुबह बिला नागा निकलता है पूरब से। बहुत क्या कुछ बहुत खूब।
क्या एक आध और सुनाए, लेकिन एक इसरार ये भी आपसे हाँ। है, कोई टुकड़ा संस्मरण का शमशेर जी से जुड़ा भी सुनाए। जी जी जी, हाँ हाँ जरूर। अगर एक मुझे सुनानी है, नहीं, आप पूरी सुना सकती हैं। जी। एक कविता है, रिटर्न जर्नी। जी। जैसे कोई बच्चा माँ का आंचल थामे थामे चुप चुप भंवरा फूलों के चारों ओर गुनगुन, जैसे वंशी के पीछे गोपियां रुमझुम, कुछ इस तरह तुम्हारे आगे पीछे पाती हूं मैं अपने को। लौटने के लिए रुक 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 कर पीछे देखती हूं मैं, तो शॉर्ट हैंड के डिक्टेशन की तरह लंबा खिंच गया सा रास्ता नमूदार होता है। मैं जिसे पल दो पल का समझती थी, मीलों तक पसरा मुझे मुंह चिढ़ाता है। वो सारी मात्राएं और संयुक्त द्वित्व वर्ण साफ पढ़ने में आ रहे थे। अब लौ ही होता है, पर अगर होता है जरूरी तो होता है। मोह के जंगलों से इस तरह बच निकलना, जैसे हरी घास के गड्ढों पर से हाथी का बचना। पेड़ की फुनगी लक्ष्य है अगर चिड़िया का, तो सबसे पहले सीखनी होगी शिकारियों की साजिशें। वर्जनाएं सिलसिलेवार, रक्तहीन लहूलुहान घावों को मरहम लगाना खुद ही सीखना पड़ेगा। पर सबसे कठिन होता है, मरमाहत करता है बेहद खूबसूरत सपने के बीचों बीच सहसा जाग जाना। क्या बात, क्या बात। आपने मुझे कहा है कि मैं एक टुकड़ा संस्मरण। हाँ, तो ये जो कविता मैं आखिर में सुनाने वाली हूँ, जो मंगलेश जी के न होने पर मैंने लिखी थी, उसमें जो दूसरा कवि है वो शमशेर जी ही है। अच्छा। स्वागत। तो मैं पहले ये कविता सुनाती हूँ। संसार की सबसे मीठी खीर, एक कवि की अगवानी में दूजे कवि ने खीर पकाई। देश सुख दुख की बातों का चला कुछ सिलसिला देर तलक, कि भूल ही गया डालना चीनी पहला। बेहद शरीर और कोमल स्वर में कहा दूजे ने, डाल दो कुछ शब्द श्री। निखालिस हंसी कुछ इस तरह पड़ी खुली, कि शताब्दियों तक यह कथा कहीं सुनी गई। इतनी मीठी खीर आज तक किसी ने नहीं खाई। क्या बात, क्या बात। मुझे लगता है कि अगर मुझे संस्मरण सुनाना है और ये कविता का मंच है, तो मुझे लगता है कि मुझे उनकी जो कविता की जो समझ है या उस संदर्भ में जो अनुभव है, वही मुझे उसी अनुभव का टुकड़ा जो साझा किया। ऐसा है कि शमशेर जी के साथ जब भी कभी पैदल चलते हम जाते थे और उनका ध्यान चारों तरफ रहता था कि क्या चीजें कहाँ है वगैरह। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि असल में सौंदर्य क्या होता है वो अगर मैं समझी हूं तो शमशेर जी के कारण। और वो इस तरह से कि जैसे जब हम जाते थे तो कई तरह के पेड़ होते थे, तो आप जानते हैं कि पेड़ कोई सीधे तो होते नहीं हमेशा, कभी इस तरफ होते कभी इस तरफ होते, उनके झुकाव अलग अलग होते। तो मुझे कहते कि ये जो पेड़ जो तुमको इस तरफ झुका हुआ दिख रहा है, उसकी जड़ें जो है
वो उसके ठीक विपरीत है। यानी अगर पेड़ दाहिनी तरफ झुका है तो जड़ें जो है वो बाईं तरफ होंगी, अगर पेड़ सीधा है तो जड़ें अंदर तक नीचे होंगी। तो मैंने कहा आपको कैसे पता ये, आपने तो देखी नहीं जड़ें। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि चूंकि ये पेड़ टिका है अभी तक, इतने वर्ष हो गए, तो इसलिए कि उसमें एक तरह का बैलेंस है, संतुलन है। और संतुलन इसी तरह से होता है कि जो बाहर से जो चीज जितनी दिखती है, अंदर जो है उसके विपरीत दिशा में। और तब मुझे पहली बार पता चला कि सौंदर्य का अगर कोई एकमात्र मापदंड है तो वो है, अगर संतुलन सौंदर्य का मापदंड नहीं होता तो आप देखिए कि दुनिया में कितने कम लोग सुंदर होते। हमारी जो सौंदर्य की कल्पनाएं हैं उसमें जो है वो केवल लोग ही सुंदर होते, केवल गोल मुंह वाले लोग ही सुंदर होते या लंबोतरे मुंह, क्योंकि मुंह आपका गोल हो या लंबोतरा हो, आंख नाक होंठ कैसे है उसमें वो उस सौंदर्य को बनाता है। तो ये जो समझ है, और बाकी जो चीजें हैं पेड़ों की पत्तियों का, और एक आखिरी चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि मतलब मैं और कवियों के बारे में इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि इतने निकटता से जब वो पेड़ों की पत्तियों को चमकते हुए और हिलते हुए देखती थी, उसमें इतनी जिज्ञासा और आश्चर्य कि आखिर ये क्या चीज है। वही अथाह जिज्ञासा और आश्चर्य मैंने केवल शमशेर जी को ही जाना है। एक हमारे घर एक जाते थे हुए और हिलते हुए देखती थी चीज है, वही अथाह जिज्ञासा काल की आंख से कभी बन सकता है। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिश्र जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि मैं ये शाम कभी नहीं भूलूंगी। हम वो शेर अक्सर कहते हैं कि जहां तुम भी पहुंचे हो फलांगे लगाकर, वहां हम भी पहुंचे हैं मगर धीरे धीरे। मेरे घर में मैं, मेरे पति, हम सब लोग जो है वो इस शेर का अक्सर हम दोहराते हैं। और मुझे इसलिए ज्यादा खुशी है कि वो बहुत सारे पेड़, उनको बचा तो नहीं पाए हम बंदरों से, लेकिन वो बहुत सारे पेड़ जो आपने हमारे भाषा भवन में बोए थे, उनकी स्मृतियां हमेशा ताजी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रंजना जी। बिल्कुल ऐसे लग रहा है प्रोफेसर रंजना जी को हम सुनते रहे और इसी तरह से कुछ टुकड़े स्मृतियों के जो कविता और उसके संतुलन और सौंदर्य से जुड़े हैं आते रहे। लेकिन हमारी अपनी समय की सीमा है, लेकिन जी जी। इस परिसीमन में भी रंजना जी के उत्फुल्ल मन और भीतर से निकली जो सहजात कविताएं हैं उनको हमने सुना। और एक भरे पूरे गद्यकार को, आलोचक को, समीक्षक को मुझे लगता है कविता ही सींचती और पल्लवित करती है और उसके भीतर कुछ हरा भरा रखती है। जिस हरे भरे का प्रतीक इन्होंने अपनी कविताओं में चुनकर भी प्रस्तुत किया है। बहुत अच्छा लग रहा है और ये शाम आपके आने से सार्थक हुई। और अब जयप्रकाश करदम जी जो मेरे सम्मुख हैं इस आभासी पटल पर, जो मेरे भी बहुत ही सुहृद हैं, मेरे भी वरिष्ठ हैं, मेरे भी आत्मीय हैं, कवि, कथाकार, उपन्यासकार, चिंतक और दर्शन, इतिहास और हिंदी 3 विषयों में एमए करने वाले, पीएचडी करने वाले, भारत सरकार के राजभाषा विभाग में निदेशक पद पर रहने वाले, लेकिन उससे अलग एक व्यक्तित्व, चूंकि रिटायर होते ही आदमी शून्य होता है तो शून्य सत्र शुरू हो जाता है, लेकिन इनके सारे सत्र भरे हुए हैं। जैसे अभी भी एक कविता की किसी कार्यशाला में बैठे हुए हैं, किसी चिंतन की कार्यशाला में बैठे हुए हैं, तो हमने इन्हें कई रूपों में देखा है, अपने सरकारी मंचों पर, साहित्य के मंचों पर, कविता के मंचों पर, और इनका लिखा पढ़ा भी कुछ हमने मनन चिंतन किया है। तो इन्होंने बाल उपन्यास भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, उसका नाम है छप्पर और करुणा,
और इनकी कई कविता संग्रह हैं। अभी हाल में ही एक कविता संग्रह आया है दुनिया के बाजार में अमन प्रकाशन से। इसके पहले का कविता संग्रह 3 है, गूंगा नहीं था मैं, तिनका तिनका आग और बस्तियों से बाहर, और भी शायद एक आधे। शिलाल शुक्ल के राग दरबारी पर इन्होंने शोध किया है, तो उसकी व्यंग्यान्विति और उसकी जो ध्वन्यात्मकता है उस गद्य की, वो एक अनूठी है। वो एक ऐसा व्यंग्य उपन्यास या कहे रिपोर्टाज की शैली में लिखा गया उपन्यास, और उस पर इनका अध्ययन है, उसका समाजशास्त्री अध्ययन। दलित विमर्श को अपनी तरह से समझने वाले बहुत सारे कवि हमारे पास हैं, पूरा कवि मंडल है कि हम दलित चिंतन को कैसे समझें। लेकिन उसमें कुछ उदार चिंतकों में और बहुत स्पष्ट मुखर, इनकी कविता कहीं भी गुंजलक नहीं रचती किसी बड़े रूपक या प्रतीक का या किसी कलावाद में पर्यवसित नहीं होती, सीधे कहते हैं। अगर ये कोई कविता लिखते हैं कि हरिजन नहीं हूं मैं, तो क्यों नहीं हूं, या अगर कविता और आदमी का रिश्ता है उसमें कहीं कोई दूरी है, तो कवि कर्म और जीवन का जो फासला है उसको ये टटोलते हैं अपनी कविताओं में। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि बहुत सारी प्रतिभाओं के इनके जो रूप है, एक अनुवादक का रूप, एक निबंधकार का रूप, एक कवि का रूप, और दलित चिंतन को एक वैचारिक संतुलित दिशा देने में और खासतौर से अपनी तर्क की पीठिका पर उपस्थित करते हुए, ये मुझे बहुत ही एक सार्थक चिंतन लगता है। जब इस समय हमारे पठन पाठन में भी इस तरह की चीजें शामिल हैं, उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो राह दिखाए, जो स्पष्ट बोले। इनकी एक कविता है जो, जैसा कि मैंने भी उल्लेख किया कि मैं हरिजन नहीं हूं। अब इस थीसिस को ये अपनी कविता में सामने रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि परम पिता है यदि हरि और सब है उसकी संतान, तो क्यों नहीं है सब हरिजन? क्यों कहा जाता है हरिजन मुझको ही? मैंने ईश्वर को नहीं देखा, न उसे जानता हूं, न मानता हूं। मैं जानता हूं अपने पिता को और अपनी माँ को। अपनी माँ को पैदा किया था मुझे जिसने अपनी कोख से, अपने माता पिता का जना, मैं उसकी संतान हूं। ईश्वर मेरा पिता नहीं है, मैं हरिजन नहीं। ये जो असहमति है हमारी परंपरा से मिले ज्ञान के प्रति, जो हमारे ऊपर थोपा गया होता, हम तभी अपनी प्रज्ञा को प्रज्वलित करते हैं अपनी प्रज्ञा के आलोक में। इसी तरह से कविता में आदमी, और कई जो कविताएं हैं उसकी भूमि यही है कि जो समाज में है उसको देखने की एक नई दृष्टि पैदा करना। हमारे समय के सारे चिंतक अपने आसपास के दर्शन को, चिंतन को अगर किसी दूसरे के चिंतन से अलगाते हैं तो अपना चिंतन प्रस्तुत करते हैं, और वही उनकी आधार पीठिका होता है। तो हमने करदम जी के कवित्व को इसी रूप में देखा, जैसे अन्य कवियों को देखा। फिर उसमें हमने इनके उस चिंतन को देखा जिसको हम दलित चिंतन कहते हैं, कि किस तरह से अलग उसकी रेखा खींचते हैं। मैं इसी आग्रह के साथ कि कविता के बहुत बड़े भूगोल और बहुत बड़े अंतःकरण में आपकी आवाज भी शामिल है, तो फिर हम जो आपका ताजा कविता संग्रह है दुनिया के बाजार में, हम चाहेंगे कुछ नई कविताएं अगर हो तो बहुत अच्छा है, वही सुनाएं, और पुरानी में से कुछ जो आप हमें सुनाना चाहें। स्वागत और अभिनंदन जयप्रकाश करदम जी का। धन्यवाद निश्चल जी, और सभी को जो आभासी मंच से आज इस कविता पाठ से, संगोष्ठी से जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा विनम्र नमस्कार, अभिवादन। तो मैं बिना किसी भूमिका के जी कविता ही पढ़ता हूँ। जी स्वागत। एक कविता है शब्द। शब्दों के जादूगर शब्दों का चमत्कार दिखाते हैं। शब्दों के खिलाड़ी शब्दों से खेलते हैं। शब्दों के पंडित शब्दों का पांडित्य दिखाते हैं। और शब्दों के सौदागर शब्दों की दुकान सजाते हैं। क्या बात है, शब्दों के सौदागर शब्दों की दुकान सजाते हैं। शब्दों के जादूगर शब्दों का चमत्कार दिखाते हैं। शब्दों के खिलाड़ी शब्दों से खेलते हैं। शब्दों के पंडित शब्दों का पांडित्य दिखाते हैं। और शब्दों के सौदागर शब्दों की दुकान सजाते हैं। शब्दों की
अपनी कोई भाषा या जुबान नहीं होती। शब्दों का अपना कोई सौंदर्य नहीं होता। शब्दों का अपना कोई सौंदर्य या सत्ता नहीं होती। शब्द वह कहते हैं जो उनसे कहलवाया जाता है। वाह वाह। शब्द वह कहते हैं जो उनसे कहलवाया जाता है। शब्द ताबेदार होते हैं। शब्दों का अपना कोई वजूद नहीं होता। जब तक शब्द केवल शब्द होते हैं, जब तक शब्दों के अर्थ नहीं होते। आहा, क्या बात है। शब्द तब तक शब्द होते हैं जब तक उनके अर्थ नहीं होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूब डॉक्टर साहब। अभी रंजना अरगड़े जी ने, जो मेरी बहुत सम्मानीय है, माँ पर और बेटी पर कविता सुनाई। जी जी। तो मैं खुद को नहीं रोक पा रहा। मैंने भी माँ पर कई कविता लिखी है, बेटी पर कविता लिखी है। कविता थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं सुनाना चाहूंगा। ये लालटेन, स्वागत स्वागत। लालटेन शीर्षक से ये कविता है कि जब कभी भी किसी पुस्तक पत्रिका में छपी हुई या बाजार में किसी दुकान में रखी हुई लालटेन को देखता हूं, तो खुद को अपने गांव के प्लास्टरहीन घर के उस कोने में पाता हूं, जहां पर दीवार में गड़ी हुई बतासे की कील पर टंगी रहती थी लालटेन। यूं गांव के दूसरे घरों में बिजली थी, पर हमारे घर में सिर्फ यही लालटेन। इसी लालटेन के उजाले में यही लालटेन दिए का काम करती, और इसी लालटेन के उजाले में माँ काम से लौटकर गीले सूखे उपले या लकड़ियों में धू धू कर सांझ का खाना पकाती। क्या बात। इसी लालटेन के उजाले में हम सब खाना खाते, और इसी लालटेन को मैं आटे के कनस्तर पर लकड़ी के फट्टे के ऊपर रख लेता तो मेरे पढ़ने के लिए टेबल लैंप बन जाता। और हंडिया रोटी से विश्राम होकर इसी लालटेन की रोशनी में बैठकर माँ अपने और हम बहन भाइयों के फटे उतरे कपड़ों को हाथ से सीती। इस लालटेन से पहले हमारे घर में डिबिया जलती। डिबिया की रोशनी में ही हम पढ़ते। डिबिया की कलों हमारी नाक में भर जाती तथा आंख और चेहरे शाह हो जाते। माँ ने कहीं से सुन लिया था कि डिबिया का धुआं नाक के रास्ते अंदर जाकर फेफड़ों पर जमता है, इससे आंखें भी खराब हो जाती। पिताजी के भी फेफड़े खराब हुए थे और इससे ही वे मरे थे। तो डिबिया के धुएं से फेफड़े खराब होने की बात सुनकर मां डर गई और जोड़ तोड़ करके तुरंत यह लालटेन खरीद लाई। यूं डिबिया के मुकाबले लालटेन में तेल का खर्च ज्यादा था और घर में एक एक पैसे की तंगी थी, लेकिन इसके बावजूद माँ चाहे जैसे भी करती, दूसरी किसी भी चीज की तंगी बरतती, पर लालटेन के लिए तेल का इंतजाम जरूर करती थी। यूं आर्थिक तंगी के कारण छुकी भुनी तो क्या, कभी कभी बिना छुकी भुनी सब्जी भी हमारे घर नहीं बनती। प्राय नमक के चावल या उबले हुए आलू नमक के साथ हम लोग खाते। हमसे जो बचता माँ वह खाती, कभी कभी भूखी भी रह जाती। यानी हम सब की जूठन से ही वह अपना पेट भरती थी, कभी कभी भूखी भी रह जाती थी। ऐसा कई बार हुआ था, पर तेल के अभाव में घर में लालटेन नहीं जली हो ऐसा कभी नहीं हुआ था। रोज शाम को लालटेन की चिमनी को साफ करना भी माँ नहीं भूलती। दरअसल माँ को हमारी पढ़ाई लिखाई की बड़ी चिंता रहती थी, इसलिए मजदूरी करने से लेकर हंडिया रोटी और लत्ते कपड़े तक घर बाहर के सारे काम वह खुद करती थी। हमको वह सिर्फ पढ़ने के लिए कहती, पढ़ाई लिखाई ही तुम्हारी पूंजी है, पढ़ लिख लोगे तो कहीं अच्छा हिल्ला पा जाओगे, नहीं तो तसले ढोगे, दूसरों की गुलामी करोगे। यही वह हमें समझाती। इम्तिहान के दिनों में दिमाग में तरावट के लिए वह
हमें बूरा में घी मिलाकर दे। यदि हो जाता तो थोड़े बहुत दूध का भी इंतजाम कर। हम पास होते तो वह खुशी से फूली नहीं समाती, मोहल्ले भर में बताते बंटवाते। यानी दुनिया की चकाचौंध के बीच हम बहन भाइयों की अंधेरी जिंदगियों को रोशन करने के लिए वह खुद बन गई थी एक लालटेन, जिसने खुद को जलाकर दी हमें रोशनी। बहुत मार्मिक। इसी लालटेन की रोशनी में मिली हमें हमारे जीवन की पगडंडियां, हाँ, और हमेशा रहा हमें अपने साथ इसी शक्ति और विश्वास का एहसास। आज हम दो भाई सरकारी नौकरी पा गए, शेष दो भी अपनी अपनी तरह से एडजस्ट हो गए। और एक एक करके सबके सब शहर में आ गए। बहनें भी शादी होकर अपने अपने घर चली गई हैं, एक माही गांव में रह गई है। यूं बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं, नाते पोतियों की भी रेल पेल है। यानी कहने के लिए उसके आगे सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए गांव के उस टूटे फूटे घर में वह निपट अकेली है। महीने 2 महीने में कोई भाई चला जाता है, 200-400 रुपये या एक आध जोड़ा कपड़ा देकर अपना फर्ज निभा आता है। बाकी के दिन वह कैसे रहती है, बहनें भले ही कभी कभार जाकर खबर ले आए, लेकिन भाइयों में से कोई भी जाकर उसे नहीं देखता है। सब अपने आप में मस्त हैं, अपनी अपनी फैमिलियों में व्यस्त हैं, सब अच्छा खा पी रहे हैं, दुनिया के साथ कंपटीशन मार रहे हैं। सबके जिंदगी में आह्लाद है, सबके जीवन में सवेरा है, लेकिन माँ की जिंदगी में आज भी अंधेरा है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात कही आपने, वाह। ये भिगो दिया आपने पूरा, ये सबकी अंतर कथा कह दी आपने अपने बहाने। और अब एक कविता में बेटी पर और सुना दूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी जी बिल्कुल। आपने स्त्री बनती बेटी या बेटी बनती स्त्री ऐसी कोई कविता भी लिखी है? हाँ, वही पक्का मैं सुना देना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। और यदि आप उसे पढ़ चुके हैं तो उसे छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, अरे मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन यहाँ जो कवि समुदाय है लगभग सभी यहाँ पर कवि हैं जी। स्त्री बनती बेटी। जी, यही कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। स्त्री बनती बेटी कि पहले जैसी नहीं रह गई है अब मेरी बेटी। पहनावा, खान पान की आदतें और स्वाद, सब कुछ बदल रहा है उसका। अब वह खिलौने नहीं मांगती, न चांद को पाने की जिद करती है। गुड़िया के साथ खेलना भी उसने बंद कर दिया है। अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाकर सुनाने वाली मेरी बेटी अब दूसरे गीत गुनगुनाने लगी। अब वह पहले की तरह उठती नहीं है, न मेरे साथ ऑफिस जाने को मचलती है। गुड़ियों से भी कोई लगाव नहीं रह गया है अब उसका, चिड़ियों से भी कोई लगाव नहीं रह गया है अब उसका, जिनको पकड़ने के लिए घर के आंगन में अपने नन्हे नन्हे पांवों पर उन्हीं की तरह खुदकती थी। टीचर को चीटर और टेम्पल को मेंटल कहने वाली मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है। कल तक आड़ी तिरछी रेखाएं खींच खींच कर वह घर की दीवारों को रंगती थी, मुझे घोड़ा बनाकर मेरी पीठ पर सवारी करती थी। कभी शेर बनकर डराती थी, कभी दबे पांव पीछे से आकर अपने कोमल हाथ मेरी आंखों पर रख मैं कौन हूं ये पूछती थी। आपकी शादी की एल्बम में मैं क्यों नहीं हूं, ऐसे अटपटे सवाल करती थी। अब वह ऐसा कुछ नहीं करती। बचपन की वह चैटर बॉक्स अब कम बोलती है, ज्यादातर समय अपने कमरे में बंद अपनी किताबों में खोई रहती है। बीच बीच में कंप्यूटर पर खेलती है, अपने दोस्तों से बातें करती है, कभी कभी
अपनी त्वचा और बालों को संवारने पर भी ध्यान देती है। घर भर की चीजों को अस्त व्यस्त करके रखने वाली मेरी बेटी को बेतरतीब चीजें अच्छी नहीं लगती। अब हर चीज को साफ और सलीके से रखने की नसीहत देती है। अब अपनी पसंद भी वह मुझ पर थोपने लगी है। मुझे कब कौन से कपड़े पहनने चाहिए, मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखने वाली मेरी बेटी को अब उसके साथ मेरा चलना अच्छा नहीं लगता। अब वह कहीं पर भी अब या अपने दोस्तों के साथ जाना पसंद करती है। स्कूल के आखिरी दिन साड़ी पहन तो पूरी स्त्री लगती। स्कूल के आखिरी साड़ी पहनकर गई तो पूरी स्त्री लगती। धीरे धीरे वह स्त्री में तब्दील हो रही है और इस तब्दील होती स्त्री में मेरी बेटी कहीं खो रही है। कल की पत्नी बनेगी, फिर मां बन जाएगी, मेरी बेटी मुझसे छिन जाएगी। फिर पहुंचा दिया है कैसे भावलोक में आपने, जिससे सभी गुजरते हैं लगभग। अब हम आ जाते हैं जी। ये एक कविता है आग कि जहां देखो वहां आग है, जिधर देखो उधर आग है, हर तरफ आग ही आग है। यहां आग वहां आग, आग में आग, पानी में आग, हवन की आग, पवन की आग, दंश की आग, दमन की आग, ज्ञान की आग, अज्ञान की आग, मान की आग, अपमान की आग, क्षुधा की आग, सुधा की आग, क्या बात है, भक्ति की आग, भगवान की आग, काम की आग, क्रोध की आग, हिंसा की आग, अलगाव की आग, अहंकार की आग, आक्रोश की आग, प्रतिकार की आग, बंधुआपन की आग, बेगारी की आग, अभाव की आग, लाचारी की आग, खेतों की आग, खलिहानों की आग, बस्तियों की आग, शमशानों की आग, बाहर की आग, अंदर की आग, थार की आग और समुद्र की आग, सुलगती हुई आग, दहकती हुई आग, जलती हुई आग और जलाती हुई आग। इस आग से कोई बचा नहीं, इस आग से कोई बचा नहीं है, इस आग में कोई समूचा नहीं है। यह आग जब विस्तार पाती है एक बड़े यज्ञ कुंड में बदल जाती है। यह आग जब विस्तार पाती है एक बड़े यज्ञ कुंड में बदल जाती है, जो पशुओं की नहीं मनुष्यों की बलि खाती है। बेलछी, कंझावला और खैरलांजी इस आग के सबसे बड़े निशान हैं। फूलन और भंवरी इस आग की पहचान। आग जो मनुष्यता के माथे पर कलंक है और जिसके कारण समाज का एक हिस्सा अपंग है। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक कविता मैं सुना रहा हूं, मनुष्यता के समाज का नागरिक। ये अभी मेरा नया कविता संग्रह आने वाला है, उसका एक कविता है। जी जी। यदि ईश्वर को मानना, उसके प्रति आस्थावान होना परिभाषा है आस्तिकता की, तो घोषणा करता हूं मैं डंकी की चोट कि आस्तिक नहीं है। बहुत अच्छा। मैं नास्तिक हूं, नहीं है किसी ईश्वर, अल्लाह या गॉड से मेरा कोई रिश्ता। अर्थहीन है मेरे लिए ईश्वर, अस्वीकार्य है मुझे ईश्वर की दृष्टि में समानता का पाखंड। अस्वीकार्य है मुझे ईश्वर की दृष्टि में समानता का पाखंड। हजारों साल से ईश्वर के साम्राज्य में उपेक्षा, दमन और वर्जनाओं का दंश सहता आया मैं घोषणा करता हूं आज
अपने पूरे वजूद के साथ कि ईश्वर के साम्राज्य का नागरिक नहीं। क्या बात, क्या बात। ईश्वर के साम्राज्य का नागरिक नहीं हूं मैं, त्याज्य है मेरे लिए ईश्वर और उसकी दुनिया। समाज बहिष्कृत रहा मैं सदियों से, जिस ईश्वर के साम्राज्य में बहिष्कृत है मेरी दुनिया से, आज वह ईश्वर, उसकी दुनिया, उसके मूल्य। मेरी आस्था का केंद्र है मनुष्य, मनुष्यता है मेरे लिए सबसे बड़ा मूल्य, और नागरिक हूं मैं मनुष्यता के साम्राज्य का। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत खूब सर। तो छोटी छोटी कविताएं एक है। हाँ, इन्हीं छोटी छोटी कविताओं से आप इसका समाहार भी करें तो अच्छा रहे जी। बस्तियों से बाहर कि बंद कर मेरी रोशनी के सुराख, वे उजालों की सैर कर। बंद कर मेरी रोशनी के सुराख, वे उजालों की सैर करते हैं। वसुधैवों को एक कुटुंब बताने वाले, जाति वर्णों में बटे फिरते। क्या बात है, क्या बात। खूब आता है सताने का सलीका उनको, न्याय के नाम पर वे दंश दिया करते हैं। किसने किसको क्या दिया, क्या लिया, छीना, बात उठती है तो परेशान हुआ करते। किसने किसको क्या दिया, लिया, छीना, बात उठती है तो परेशान हुआ करते हैं। सुना है चांद और मंगल पर बसेंगी बस्ती, कहां होंगे जो बस्तियों से बाहर रहते। और एक और छोटी सी कविता, जाति के जंगलों में। सुना है अब वहां पर रात होती नहीं है, लड़ाई रोशनी से कभी होती नहीं है। इस तरह शांति है अहिंसा की गली में, किसी की अब किसी से बात होती नहीं है। खड़ी थी कल तलक जो हवेली की बगल में, कोई भी झोंपड़ी अब वहां होती नहीं है। कुल बुलाने लगे थे जो मुर्दे कल यहाँ पर, कोई हलचल अब उनमें कहीं होती नहीं है। और बात में जो बात होती कभी थी, बात की बात में अब बात होती नहीं है। जाति आग ऐसी लगी है जाति के जंगलों में कि आदमी नाम की अब जाति होती नहीं है। धन्यवाद। आपका माइक म्यूट है ओम जी, आपका माइक म्यूट है। हाँ, मैंने माइक को मुखर कर दिया है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आप कितने सीधे, मुखर, स्पष्ट और प्रज्ञा चक्षु खोलने वाली कविताएं आपने पढ़ी हैं। बहुत धन्यवाद। और कविता वही जो सीधी सपाट भाषा में, उम्मीद तो कहा करते थे कि हर कविता सार्थक वक्तव्य होनी चाहिए, और वही मुझे लगता है कि आज भी उसको बहुत स्तर तक हम उसे निरस्त नहीं कर सकते। सार्थक वक्तव्य ही है कविता, और आपकी जो कविताएं हैं वे सार्थक वक्तव्य हैं, मुखर और स्पष्ट भाषी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम बता दें कि इन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक है जो दलित चिंतन के लिए उपयोगी है, दी चमार्स, उसका अनुवाद भी किया है। और जो भी दलित चिंतन में, शोध में की दिशा में मतलब काम कर रहे हैं, उनके लिए इनकी बातें, इनकी पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्हें पढ़ा जाना चाहिए, उन्हें सुना जाना चाहिए। और इस तरह से आपका आना इस शाम के लिए बहुत ही सार्थक है हमारे लिए, और बहुत ही आभारी हम आपके। और अब हम बिल्कुल इसका जाल समेटने वाले हैं। रामदर्श मिश्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और धीरे धीरे काफी समय हो चला है, लेकिन उन्हें आग्रह करने के पहले वे ये शर्त रखने को मुझे कुछ आपकी भी चीजें हो जाएं। एक, ये इस सर्दियों का समय है, बहुत ही कष्टकर सर्दियां हैं, लेकिन उसको हमने थोड़े आह्लाद में बदला है। एक गीत छोटा सा ललित मैं पढ़ना चाहता हूं, और जिनके लिए सर्दियां कष्टकर हैं वे तो शायद इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन
इसको इसी उल्लास के साथ जिया है मैंने। आती रहे सर्दियां, गाती रहे सर्दियां। तो ये रंजना जी सुने आप, अहमदाबाद तक की आवाज पहुंचे। आती रहे सर्दियां, गाती रहे सर्दियां। आती रहे सर्दियां, गाती रहे सर्दियां, आती रहे सर्दियां, गाती रहे सर्दियां, चलती रहे मस्तियां, हम बहे साथियों दरिया में जो कश्तियां। वाह वाह वाह। आती रहे सर्दियां, गाती रहे सर्दियां, आती रहे सर्दियां, होठों पे खेलें सदा ऐसी ही मुस्कुराहटें, आती रहे गूंज सी मान मनुहार की आहटें, बिल्कुल न हो फासले तेरे मेरे दरमियां, आती रहे सर्दियां, गाती रहे सर्दियां, आती रहे सर्दियां। और देखें, उठती रहे हुक सी मन में कोई कूक सी, बसती रहे सिम्फनी सुरमई रूप के धूप की, बज उठे चित्त में, बज उठे चित्त में प्यार की खुशनुमा घंटियां, आती रहे सर्दियां, गाती रहे सर्दियां, आती रहे सर्दियां। और आखिरी इसका पद है, जीवन के हर मोड़ पर ऐसी हंसी भोर हो, चिड़ियों के संगीत से गूंजता हर एक छोर हो, यूं ही झूमे सदा, यूं ही झूमे सदा, झूमती जैसे हो बालियां, आती रहे सर्दियां, गाती रहे सर्दियां, चलती रहे मस्तियां, हम बहे साथियों दरिया में जो कश्तियां, आती रहे सर्दियां, गाती रहे सर्दियां। और इस गीत के बाद अब मेरा हक बनता है कि मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूं पूरे सदन की ओर से और ये बता दूं कि इस कवि संध्या को सुन रही हैं सरस्वती मिश्र जी, उनकी सहधर्मिणी, रामदास मिश्र जी के सैकड़ों ग्रंथों का प्रथम पारायण करने वाली उनकी पत्नी और हमारी आंटी श्रीमती सरस्वती मिश्र जी। अलग उनकी सत्ता है घर में, अलग सुन रही हैं अपनी कुर्सी मेज पर और पूर्ण स्वस्थ होकर। और रामदास जी पूरी कवि संध्या का इस तरह से आनंद लेते हैं कि 5:30 से शुरू हुई संध्या अब 7:05 होने वाले हैं इसके आसपास, और वे बराबर बने हुए हैं। बहुत आग्रह और अभिवादन के साथ पूरे कवि सदन का, पूरी इस कवि संध्या के मंच से आपका अभिवादन, आपका आह्वान। रामदास स्वागत और अभिनंदन। भाई ओम निश्चल जी, भाई जयप्रकाश करदम जी, प्रिय रंजना जी, प्रिय वसुगंधर्व जी, प्रिय वेद मित्र जी, रविशंकर जी, हर बार मैं ये बात दोहराता हूं कि रविवार की शाम मेरे लिए एक बड़ा उपहार लेकर आती है। हमारे अनेक परिचित और अपरिचित मित्र यहाँ उपस्थित होते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त होता है। जिनसे मिले जमाना हो गया होता है और बार बार जिनसे मिलने की इच्छा होती है,
उनका सानिध्य प्राप्त होता है। जब व्यास करदम जी के साथ मेरा कितना लंबा संबंध है, उनके पहले प्रन्यास छप्पर का मेरा ख्याल है कि मैंने लोकार्पण किया था, और इन्होंने अपने कार्यालय में अनेक बार गोष्ठियां की थी और उन गोष्ठियों में मुझे बड़े सम्मान से बुलाया था। और फिर एक क्रम चलता रहा हमारा इनका, हमारे इनके प्यार का, अपनेपन का। फोन से भी बात होती है, जब भी मुझे मिलते हैं कहीं तो बड़े आदर के साथ चुक जाते हैं। वे मुझे बड़ा गुरु मानते हैं, मैं उनको अपना छोटा भाई मानता हूँ। और मेरे प्रति और मेरे साहित्य के प्रति इनका बड़ा गहरा लगाव है। बल्कि इन्होंने अपने कुछ दोस्तों से मेरे ऊपर शोध भी करवाया है। जब मैंने पिछली बार सुना कि करदम जी कविता पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन मैं बीमार पड़ गया था और वो पोस्टपोन करना पड़ा। इनकी कविताएं बिल्कुल एक अभावग्रस्त जीवन की मार्मिक कथा है। और मैं भी गांव का हूं और संपन्न गांव का नहीं हूं, संपन्न घर का नहीं हूं, तो बहुत कुछ जब कविताएं पढ़ रहे थे लालटेन वगैरह की, तो लगता था जैसे मैं भी शामिल हूं, मेरा परिवार भी शामिल है। और हमारे गांव के भले ही ब्राह्मण लोग रहे हों, लेकिन गरीबी वहां बहुत थी। और हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, एक लालटेन में 10 आदमी 15 आदमी घिरे हुए पढ़ रहे हैं, तो लालटेन का बड़ा सहारा था। तो भाई करदम जी से मिलना और उनको सुनना बड़ा अच्छा लगा। रंजना जी तो हमारे घर की बेटी जैसी हैं। गुजरात तो मुझे इतना प्रिय है, हमारे सबसे मेधावी शिष्य भोला भाई पटेल की मेधावी शिष्या रंजना जी हैं। और जब मैं गुजरात में था तो इनके साथ बहुत साहित्यिक यात्राएं होती रही हैं, साहित्य गोष्ठियां होती थी। उन गोष्ठियों में मैं तो होता था, रंजना जी होती थी, सब छात्रा थी या नहीं थी। और जब ये प्रोफेसर हुई, मैं जाता था, इनके घर जाता था, इनके बच्चे से संवाद होता था। अपने विभाग में हमको ले आती थी भाषण दिलाने के लिए। तो इधर मैंने इनको कुछ कविताएं पढ़ी, इनको मैंने फोन भी किया कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लिख रही हैं। तो मुझे एक ख्याल है कि जब मैं गुजरात में था तो शायद रंजना जी कविताएं नहीं लिखती थी, मेरा ख्याल है। लेकिन इधर जब उनकी कविताएं पढ़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और कहानियां भी पढ़ी तो मुझे लगा कि एक नया उभार, नई चेतना, नया प्रकाश रंजना जी की इस उम्र में प्राप्त की प्रतीत हो रही है। और इनसे मिलना बहुत अच्छा लगा मुझे। कविताएं इनकी बहुत अच्छी लगी। भाई
बसु गंधर्व, नए कवि, और बड़ी ताजगी है इनकी कविताओं में, बहुत ताजगी है। और कविताओं में जो तमाम अनुभवों का संश्लेष है वह कविता को बड़ा सघन अर्थ देता है। इस छोटी सी उम्र में इन्होंने इतनी अच्छी कविताएं लिखी हैं और मुझे लग रहा है कि हिंदी साहित्य को एक बहुत अच्छा कवि मिल रहा है। दरअसल इस गोष्ठी का सबसे बड़ा सुख यह है कि तरह तरह के अनुभवों की कविताएं सुनने को मिलती हैं। कहीं कोई दीवार नहीं, किसी वाद की कोई दीवार नहीं, कोई वाद की कोई सीमा नहीं। सब लोग खुले मन से अपने अपने अनुभवों को, अपने दर्द को, अपनी उमंग को, अपने मूल्यबोध को व्यक्त करते हैं। और यही अच्छी कविता की यही ताकत होती है कि हर आदमी का अपनापन हो। और देखा मैंने कि इन तीनों कवियों का जो अपनापन है उसका अद्भुत सौंदर्य है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ओम जी के माध्यम से आज पढ़ी जाने वाली कविताओं की मार्मिक व्याख्या होती है। बार बार मैं कहता हूं कि ओम जी बहुत पढ़ते हैं, नए से नए कवियों को पढ़ते हैं, नए से नए लेखकों को पढ़ते हैं। कौन क्या काम कर रहा है, उसके लेखन के कितने आयाम हैं, व्यक्ति कितने आयाम सब जानते हैं। तो उनके माध्यम से भी आपकी कविताओं के मर्म की प्रतीत होती रहती है। तो हम लोग उनके बड़े आभारी हैं। और ये भी बहुत अच्छा है कि जो यहाँ दिखाई नहीं पड़ते हैं अपने घरों में इन कविताओं को सुन रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिदृश्य पैदा हो रहा है इसके गोष्ठी के माध्यम से। मैं वास्तव में इस शाम को एक बहुत अच्छी शाम के रूप में महसूस करता हूँ। हालांकि ठंडक बहुत है और वे ठंडक की अनुभूति भी मुझे होती है, लेकिन इन कविताओं की गर्माहट जो है, उष्मा जो है, वो उसका अपना सौंदर्य है। क्या बात है, क्या बात, उसकी अपनी देन है। वो उष्मा जो है इस ठंडक को अपने में समा लेती है, बिल्कुल, और मुझसे संवाद करती है। मैं कुछ कविताएं सुना रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, स्वागत। मैंने इतनी कविताएं लिखी हैं कि हर बार सोचता हूँ कि मैं क्या सुनाऊं। पहले बेटी की बात आई तो मुझे 4 पंक्तियां बेटी पर याद आ रही हैं। जी जी, स्वागत। बेटा बड़ा हो रहा है, बेटी बड़ी हो रही है। बेटा घर खाली कर रहा है, बेटी घर भर रही है। क्या बात है। बेटा डरा रहा है सड़कों चौराहों को, बेटी स्वयं अपने से डर रही है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। बच्चा, हम बच्चे से खेलते हैं, हम उसकी आंखों में झांकते हैं, वो हमारी आंखों में झांकता है। हमारी आंखों में गिरती हैं उसकी आंखों की मासूम परछाइयां, और उसकी आंखों में गिरती हैं गिरता है हमारी आंखों का कांटेदार जंगल। बच्चे की आंखें कांटेदार जंगल बनती चली जाती हैं। हम गर्व से कहते हैं बच्चा बड़ा हो रहा है।
बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। एक हफ्ता तू मुझे जानता है, आज वह फिर विद्वानों की सभा में वाणी विजय करके लौटा था। आज वह फिर विद्वानों की सभा में वाणी विजय करके लौटा था और ज्ञान विजय की एक लंबी परंपरा अद्भुत गर्व बनकर उसके भीतर लहरा रही थी। वो सोचने लगा, वो यह भी जानता है, वह भी जानता है, धरती और आकाश के बीच जो कुछ है उसके ज्ञान में समाया हुआ है। तभी एक चमत्कार हुआ। एक छोटी सी ज्योति मूर्ति उसकी आंखों के आगे जगमग करने लगी। एक छोटी सी ज्योति मूर्ति उसकी आंखों के आगे जगमग करने लगी। उससे पूछा, तू मुझे जानता है क्या? वो बोला, अरे तुझे कभी देखा ही नहीं, मैं जानूंगा कैसे? मूर्ति हंसी बोली, मैं तेरी आत्मा हूं मूर्ख। और उसके भीतर समा गई। बहुत अच्छा, वाह, मैं तेरी आत्मा। एक कविता है, बाहर तो बसंत आ गया है। बाहर तो बसंत आ गया है। बंद कमरों में बैठकर कब तक प्रतीक्षा करोगी बसंत की? सुनो, बसंत लोहे के बंद दरवाजों पर हाँक नहीं देता। सुनो, बसंत लोहे के बंद दरवाजों पर हाँक नहीं देता। वो शीशे की बंद खिड़कियों के भीतर नहीं झांकता। वो सजी हुई सुविधाओं की महफिल में आहिस्ता आहिस्ता आने वाला राजपुरुष नहीं है। वो रिकॉर्ड है जो तुम्हारे हाथ के इशारे पर तुम्हारे सिरहाने बैठकर गा उठेगा। बाहर निकलो, देखो, बंद दिशाओं को तोड़ती धूल भरी हवाएं बह रही हैं। बाहर निकलो, देखो, बंद दिशाओं को तोड़ती धूल भरी हवाएं बह रही हैं। उदास लय में झड़ते चले जा रहे हैं पत्ते। आकाश में लदा हुआ एक लंबा सा सन्नाटा चट्टान की तरह यहाँ वहां दरक रहा है। एक बेचैनी लगातार चक्कर काट रही है। सारे ठहरावों के बीच जमी हुई आंखें अपने से ही लड़ती हुई अपने से बाहर आना चाहती हैं। आओ गुजरो इनसे, आओ गुजरो इनसे, तब तुम्हें दिखाई पड़ेगी धूल भरी हवाओं के भीतर बहती रंगों की छोटी छोटी नदियां। तब तुम्हें दिखाई पड़ेगी धूल भरी हवाओं के भीतर बहती रंगों की छोटी छोटी नदियां। पत्तियों की उदास लय में से उगता नए स्वरों का एक जंगल। नंगे पेड़ों के बीच कसवटाता लाल लाल आभाओं का एक नया आकाश। चट्टानों को तोड़ तोड़ कर झरने के लिए आकुल प्रकाश के झरने। कपकपाती आंखों के बीच तैरती अंध परछाइयां। तुम कब तक प्रतीक्षा करते रहोगे बसंत की? बंद कमरों में तुम्हें पता नहीं, बाहर तो बसंत आ चुका है। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, वाह। एक होता पेड़। जी जी, पेड़। यहाँ एक पेड़ था जिसकी छां में चारों ओर के रास्तों से थके हुए राही आते थे। घड़ी दो घड़ी, पहर दो पहर सुस्ताते थे। अपरिचित होकर भी एक दूसरे में उतरते थे। मिलजुल कर सुख दुख की बातें करते थे। पत्तों से हवा झड़ती थी, फूल महमाते थे। फूलों से लदी डालों पर तरह तरह के पंछी उड़ते थे, गाते थे। स्वर स्वर का साथी था, पल पल का मित्र था। समूचा पेड़ एक जीवित संगीत था। क्या बात। समूचा पेड़ एक जीवित संगीत था। पर जाने क्या हुआ, एक दिन उसकी छां में सुस्ताते लोग एक दूसरे से डरने लगे। पर जाने क्या हुआ,
एक दिन उसकी छां में सुस्ताते लोग एक दूसरे से डरने लगे। डर कम करने के लिए पेड़ की डालियां तोड़ तोड़कर मारने और मरने लगे। छां तो टूटती गई, डर ज्यों का त्यों बना रह गया। आंधियों से लड़ने वाला वह पेड़ देखते देखते एक ठूठ लगा रह गया। एक आखिरी प्रश्न। जी जी डॉक्टर साहब, स्वागत। नदियां उमंग से बहती जाती हैं सागर से मिलन का सपना लिए हुए। नदियां उमंग से बहती जाती हैं सागर से मिलन का सपना लिए हुए। नदियों का वह संगीत जो फसलों, पेड़ों, पत्तियों, मनुष्यों के बीच से गुजरता था, उन्हें गुंजित करता हुआ वो तटों पर सिर पटकते समुद्र के शोर में मिल जाता है। वो तटों पर सिर पटकते समुद्र के शोर में मिल जाता है। नदियां हमारी माँ हैं, सौंदर्य हैं, पूजा है, संगीत है, उत्सव है। उनका अस्तित्व गांव की जिंदगी है। लेकिन जब वे सागर में मिल जाती हैं, तब फैल जाती हैं इस दिशा से उस दिशा तक खारा जल बनकर, तो किसी और की क्या प्यास बुझाएंगी, खुद ही प्यासी प्यासी फिरती हैं। तो किसी और की क्या प्यास बुझाएंगे, खुद ही प्यासी प्यासी फिरती हैं। कितना दुखद होता है महान में मिलकर अपना अस्तित्व खो देना। कितना दुखद। एक गजल पढ़ दे रहा हूँ। जी स्वागत डॉक्टर साहब, बिल्कुल। हमारे शहर में एक खौफ का साया क्यों है? हमारे शहर में ये खौफ का साया क्यों है? सुहानी धूप में भी रात की छाया क्यों है? क्या बात। सुहानी धूप में भी रात की छाया क्यों है? लगा के आग अमन में है नाचते कुछ लोग, लगा के आग अमन में है नाचते कुछ लोग। इन्हें मनुष्य हाय रब ने बनाया क्यों है? इन्हें मनुष्य हाय रब ने बनाया क्यों है? कभी से घूम रहा बस्तियों में जंगल एक, कभी से घूम रहा बस्तियों में जंगल एक। कोई ने पूछ रहा तू यहाँ आया क्यों है? कोई ने पूछ रहा तू यहाँ आया क्यों है? रही है भोग सजा, रही है भोग सजा कितनी हयातें भोली, रही हैं भोग सजा कितनी हयातें भोली। गुनाह यह कि गीत प्यार का गाया क्यों है? गुनाह यह कि गीत प्यार का गाया क्यों है? रहे हैं पूछ पसीने से तमंचे चाकू, रहे हैं पूछ पसीने से तमंचे चाकू। हमारे घर से बता मान चुराया क्यों है? रहे पूछ पसीने से तमंचे चाकू। हमारे घर से बता मान चुराया क्यों है? अधम है खेल रहे लड़कियों के अस्मत से, अधम है खेल रहे लड़कियों के अस्मत से। बचाव के लिए हर शख्स पर आया क्यों है? बचाव के लिए हर शख्स पर आया क्यों है? लगे है बात हक परस्त रहनुमाओं की, लगे है बात हक परस्त रहनुमाओं की। हर एक कर्म में हंसती हुई माया क्यों है? हर एक कर्म में हंसती हुई माया क्यों है? पूछ रहा है बचपन, बड़ों से बार बार पूछ रहा है बचपन। यही जहां था दिखाना तो बुलाया क्यों है? यही दिखा तो यही दिखा था यही जहां था दिखाना तो बुलाता क्यों है? हमारे सफर में ये खौफ का साया क्यों है? क्या बात डॉक्टर साहब, बड़ों से पूछ रहा है बचपन की यही जब दिखाना था। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो जैसे कि कविता का लोकतंत्र है ये कविता का पूरा प्रतिबिंब है
जिसमें छंद है, जिसमें काव्य है, जिसमें गद्य है, जिसमें हमारे समय का बोध है, हमारे अपने गुणसूत्र हैं कविता के, अपने अनुभव है, अपनी संवेदना, अपनी भाषा, अपना स्थापत्य, और इन सबको मिलाकर जो कविता का लोकतंत्र है, जिसमें कवि निरंकुश होता है, उसके भीतर का अपना शासक होता है, वही उसका शासता हो। वो ये कविता के शाम, जिसमें कि जयप्रकाश करदम जी, रंजना अरगड़े जी, वसु गंधर्व जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और जिसका सानिध्य हिंदी विश्व के जाने माने हस्ताक्षर हमारे समय के बड़े लेखक रामदस मिश्र कर रहे हैं। और ये श्रृंखला अपनी 34वीं कड़ी में है और ये आज जबकि संपन्न हो रही है, और इसका आयोजन, इसकी सूत्रधार स्मिता मिश्री हैं, प्रोफेसर स्मिता मिश्री, जो खालसा कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर हैं और रामदस मिश्री की बेटी भी हैं और बहुज्ञ अध्येता हैं। हम आग्रह करेंगे कि वे सबसे पहले तो उनको इस संयोजन के लिए बहुत बधाई, बहुत आभार, और आभार ज्ञापन के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और आप सब लोगों के प्रति, आपकी कविता के प्रति अपनी प्रणति और आपके आगमन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए अपना धन्यवाद अर्पित करें। स्मिता मिश्री, स्वागत। नमस्कार ओम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओम जी, आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। जी आती रहे सर्दियां, गाती रहे सर्दियां, चलती रहे मस्तियां, चलती रहे किश्तियां। ये ओम जी का ही कमाल हो सकता है कि कर्फ्यू के सन्नाटे में भी आप हमें मस्ती दिला रहे हैं, लोग पाते हैं आपको चलवा रहे हैं, और सर्दियां हमारी ठिठुरन निकाल रही भी गान ढूंढ रहे हैं। इसके लिए आपका आभार। डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी की मांगलिक प्रारंभ के लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। हमारे समय के बड़े चिंतक डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी आज हमारे साथ हैं। आप दलित या वंचित वर्ग के जीवन के दंश को अपने साहित्य में अभिव्यक्त करने के लिए विख्यात हैं, और मैं जब आपको पढ़ती हूँ, आपको जानती हूँ, तो मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की परंपरा में आपको देखती हूँ। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी और हिंदी साहित्य को प्रसरित करने का महत्वपूर्ण योगदान आपने दिया है। समाज के गहरे विश्लेषण को लेकर के आप कविता में आते हैं। यदि मैं कहूँ, आपके जो तमाम जो कविताएं हैं, चाहे बेटी की कविता हो या माँ की जो कविता है, लालटेन के माध्यम से कठिन जीवन संघर्ष यात्रा को मार्मिकता से बयान करते हैं। जब आप सुना रहे थे, मैं माँ और पिताजी दोनों को देख रही थी, तो वो जिस तरह से रिलेट कर रहे थे कि वह घिबरी और वह जो लालटेन है और वह जो अभावों का जो जीवन है, उन जीवन से वो किस तरह से रिलेट कर रहे थे, वो उनके चेहरे से मैं अनुभव कर पा रही थी। अब बेटी के बड़े होते जाने की यात्रा को पिता की दृष्टि से देखना एक विशिष्ट अनुभव है, लेकिन उसमें भी कई मार्मिक क्षण हैं। उन मार्मिक क्षणों को आपने पकड़ा। ईश्वर के साम्राज्य का नागरिक होने से इंकार करने वाले निर्भीक रचनाकार करदम जी समाज के वंचित वर्ग की संघर्ष गाथा को जितने गंभीर और तार्किक ढंग से समझते और समझाते हैं, वह अत्यंत विशिष्ट है, और कविता के माध्यम से उसे अभिव्यक्त करते हैं। मैं सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर उनको जब पढ़ती हूँ,
उनके माध्यम से, उस दृष्टि से मैं परिचित होती हूँ। और आप हमारे बीच में आए, आपका अत्यंत आभार। रंजना अरगड़े जी, शमशेर बहादुर सिंह के कृतित्व को बड़े पाठक वर्ग के सामने लाने वाले सुधी आलोचक, रचनाकार, संपादक डॉक्टर रंजना अरगड़े जी शमशेर के साहित्य को समझने के लिए एक अनिवार्य नाम है। और एक अनिवार्य नाम हमारे डॉक्टर आशा मेहता जी भी हैं, जो हमारे ही कॉलेज के, हमारे ही विभाग से अभी जुड़ी रही हैं। उन्हें भी मैं अभी देख पा रही थी। उन्होंने भी वो रंजना जी की ही परंपरा में शमशेर जी पर महत्वपूर्ण कार्य आपने किया। माँ पुत्री के माध्यम से नारी अनुभव सत्य को आपने अत्यंत मार्मिकता से उभारा। बेटियों में से झांकती माएं स्त्री की खंड खंड यात्रा की अखंडता को, उसकी यातना की अखंडता को आपने अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया। और मैं कहूं कि हमारे वसु गंधर्व जो नए रचनाकार हैं, उनसे आपने अपने को जोड़ा। निश्चित रूप से कविता के क्षेत्र में आप बाद में आई, लेकिन जो जीवन अनुभव आपका गहरा है, वह जीवन अनुभव आपको एक गंभीर कवित्री के रूप में स्थापित करता है। और भीतर का सूर्य और बाहर के सूर्य के माध्यम से स्त्री की ताकत को आपने जो अभिव्यक्त किया, उसको प्रणाम है। आपका अत्यंत आभार आने के लिए। वसु गंधर्व जी काव्य पथ के युवा यात्री, लेकिन अगर मैं अपनी अध्यापकीय भाषा में कहूँ, समझो, थोड़ा सा कहूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि टाइम मशीन के द्वारा एक अतीत का यात्री भविष्य में आ गया है। आपकी तमाम जो कविताएं हैं, वो मुझे लग रहा है कि आप अतीत के यात्री हैं और भविष्य में आ गए हैं, और कविताओं के जरिए वापस उस अतीत, इतिहास, मिथक को खंगाल रहे हैं, वहां लौटना चाह रहे हैं। कभी लगता है एक अकेला उदास यात्री है, जिसकी कविता में रात है, अंधेरा है, सांझ है, सांझ की उदासी है, सन्नाटा है, चुप्पी है, मृतक है, सांप है, सदियों की स्मृति है, स्मृति, विस्मृति, निद्रा, जाग, ये सारी अभिव्यक्तियां आपकी कविताओं का एक हिस्सा बनती हैं। लेकिन इसके साथ इस सन्नाटे और चुप्पी में आपकी जो ताकत है, वो इस सन्नाटे और चुप्पी से जो उम्मीद को व्यंजित कर देते हैं, वो मुझे लगता है वह एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में आते हैं। उदासी की बारीक सतह, परास्त पंचम की अंतिम उड़ान, इन सब के माध्यम से एक अलग ही दुनिया में आप हमें लेके जाते हैं। और संगीत के राग को भी चुना, तो वो भी नीलांद्री राग, जो बहुत पॉपुलर नहीं है, और इतिहास, मिथक, पत्थर की शिलाओं पर प्रभाव डालने का जो प्रण है, जो एक निश्चय है, ये निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत ज्यादा संभावनाशील रचनाकार के तौर पर स्थापित करता है। मैं आपकी आभारी हूँ वसु, कि आप आए और हमारे इस मंच को आपने एक युवा स्वर से भर दिया। वाह वाह। एक मुक्तक से मैं समाप्त करना चाहूंगी। जग रही हैं बस्तियां यो तो मगर सोई हुई सी, जग रही हैं बस्तियां यो तो मगर सोई हुई सी, लग रही है जिंदगी की लय कहीं खोई हुई सी। राम जाने कौन सा है हादसा गुजरा यहाँ पर, राम जाने कौन सा है हादसा गुजरा यहाँ पर, होठ तो है हंस रहे आंखें मगर रोई।
इस समय, ये जो समय की भीषणता है, यह समाप्त हो और आंखें रोए ना, आंखें भी हंसे, मुस्कुराएं, इसी उम्मीद और कामना के साथ मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ और प्रयास करती हूँ, कोशिश करती हूँ ओम जी के माध्यम से कि हम एक कवित्व का एक बड़ा संसार में अपने विद्यार्थियों को जोड़ सकूं और स्वयं भी जोड़ सकूं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और ये सूचना भी कि स्मिता जी इसका एक बड़ा संकलन तैयार कर रही हैं, जिससे हिंदी कविता का एक सच्चा प्रतिबिंब उसमें उपस्थित हो। आप सबकी कविताओं के लिए वे आग्रह करेंगे, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अपनी कविताएं उस संकलन के लिए, उस एंथोलॉजी के लिए दें। और अगले हफ्ते फिर इसी तरह से कुछ चुनिंदा कवियों के साथ हम यहाँ फिर उपस्थित होंगे। रामदास जी से आग्रह रहेगा कि वे सानिध्य के लिए अपना आशीर्वाद दें और इसी तरह से हम लोग इस हिंदी कविता श्रृंखला को बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत कृतज्ञ हूं। और लगभग 2.25 घंटे हो चले हैं और रामदास जी बैठे में एक अत्याचार भी है। एक ऐसे अवस्था में 98 साल के हैं, लगभग एक सदी हमारे बीच है, लेकिन उन्हें अभिवादन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए। और ओम जी, मैं कहना चाहूंगी कि अत्याचार बिल्कुल नहीं है। पिछले रविवार को चूंकि हम पूरा ओमिक्रॉन या जो भी कोई कुछ था उससे हम गुजरे हैं हम सारे तो उस समय, वो जो समय था रविवार का समय था, उस समय पिताजी को मैं देख पाई थी, बड़े विचलित से थे। आज सब पूछ रहे थे, मैंने कहा नहीं, सब ठीक ठाक है, कोई ओमिक्रॉन वगैरह नहीं है। और ओमिक्रॉन को भी ओम के माध्यम से आना, बताइए। पिछले 2 तारीख को जब 2.25 घंटे हो गए और मैं यहाँ से निवृत्त हुआ, तो मुझे भी ठंडक और बुखार, जो भी ओमिक्रॉन इत्यादि का जो भी आगमन हुआ, ये तो हम भी उससे गुजर चुके। चलिए, ये सब गुजरता रहे और हम अपनी रचनात्मकता से इस सारे संकट का समाधान ढूंढते रहे। बहुत आभार डॉक्टर साहब, बहुत अभिवादन, बहुत बहुत कृतज्ञ सबके प्रति। अगले हफ्ते हम लोग फिर इसी तरह से अच्छे कवियों के साथ यहाँ पर मिलेंगे और हम आपको आमंत्रित करेंगे सुनने के लिए। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। अब हम विसर्जित हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, धन्यवाद।